नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो का चर्चा का विषय हमारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में तवायफों की भूमिका पर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में तवायफों ने किस तरीके से अपनी भूमिका निभाई थी या किस तरीके से अपना योगदान दिया था, इस पर हमारी चर्चा रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो हमारी। तवायफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की गुमनाम नायिकाएं। अब इन्हें गुमनाम नायिकाएं क्यों कह रहे हैं हम, जब हम आगे चर्चा करेंगे और उसके निष्कर्ष में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये गुमनाम नायिकाएं क्यों कहा जा रहा है इन्हें। तो पहले समझ लेते हैं कि हम किन किन बिंदुओं पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो पहले कि चर्चा करने का कारण क्या है, इसे क्यों हम चर्चा कर रहे हैं, पहले तो यही समझेंगे। दूसरा समझेंगे कि तवायफ का अर्थ क्या होता है, ये तवायफ आखिर थी कौन। क्या ये वेश्या थी, जो वेश्या आज प्रचलित शब्द है, क्या ये वेश्या थी या दूसरी भाषा में सेक्स वर्कर कहें, क्या ये सेक्स वर्कर हुआ करती थी या वेश्या हुआ करती थी, या ये अलग थी इन सब से, ये भी समझेंगे। इसके बाद हम समझेंगे कि इन्होंने आंदोलन में किस तरीके से अपनी भूमिका निभाई थी, किस तरीके से अपना योगदान दिया था। तीसरा बिंदु हम ये समझेंगे। और चौथे बिंदु में हम समझेंगे कि वो कौन सी प्रमुख तवायफें थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में या आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, उनके बारे में समझेंगे। किस तरीके से उन्होंने अपने कार्य किए थे उनको जानेंगे। फिर अंत में हम समझेंगे निष्कर्ष क्या था, क्या है इसका, इसके निष्कर्ष के तौर पर हम क्या कह सकते हैं वो समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं कि चर्चा क्यों कर रहे हैं हम इसकी। तो इसे चर्चा करने का कारण दरअसल ये है कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई है। कौन सी सीरीज आई है? हीरा मंडी द डायमंड बाजार के नाम से। इसे संजय लीला भंसाली जी ने बनाया है। तो इसमें इन्होंने दिखाने की कोशिश की है, इन्होंने दिखाया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि में लाहौर में क्षेत्र था हीरा मंडी। तो उस हीरा मंडी क्षेत्र की या इलाके की तवायफों की कहानी को इन्होंने चित्रित किया है इसमें। तो इन्होंने दिखाया क्या है इसमें, अगर प्रमुख तौर पर बात करें तो इसमें प्रमुख तौर पर निकल के आता है कि हीरा मंडी की कहानी क्या है, कोठों पर कब्जे को लेकर के तवायफों की आपसी दुश्मनी को लेकर के है। लेकिन अगर इसके दूसरे पहलू पर देखें, जो इन्होंने दिखाने की पूरी कोशिश भी की है या दिखाया भी है उसमें, तो वो ये है कि तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तवायफों ने क्या भूमिका निभाई थी, हीरा मंडी की तवायफों ने किस तरीके से अपना योगदान दिया था, उसको भी इन्होंने इसमें दिखाया है। तो इसलिए समझते हैं पहले कि तवायफ का अर्थ क्या होता है, कि यह तवायफ आखिर में होती कौन है। ये सेक्स वर्कर होती है या वेश्या होती है, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया, होती है या नहीं, इस पर चर्चा समझते हैं। तो कौन होती है तवायफें? तो तवायफ का अर्थ, जो तवायफ जो शब्द है वो आया है उर्दू के शब्द से। उर्दू का एक शब्द है तवाफ। तो तवाफ का अर्थ होता है चारों ओर घूमना या प्रदक्षिणा करना। यानी कि कोई एक मान लो ये है तो इसके चारों ओर घूमना, इस तरीके से इसे कहते हैं तवाफ उर्दू में। और चूंकि ये तवायफें जो होती थी नाचने और गाने का काम करती थी, तो नाचने गाने का काम करती है, तो नाचने में क्या होता है, नाचते एक जगह से इधर जाते हैं उधर जाते हैं, तो ऐसे करके घूमते हैं ये लोग या घूमते थे ये लोग। इसलिए तवाफ यानी कि नाचने वाली को कहा गया तवायफ। नाच घूमने को क्या करें, तवाफ। और इस तरीके क्रिया को करने वाले को कहा गया तवायफ, यानी कि नाचने वाली को कहा गया तवायफ। तो जैसा पुराने वक्त में नाचने गाने वाली को हम तवायफ के नाम से जानते थे। ये प्रोफेशनल सिंगर हुआ करती थी और प्रोफेशनल डांसर हुआ करती थी। यानी कि इनकी जो गाने में और नृत्य करने में पारंगता हासिल होती थी, इन्हें इतनी एक्सपर्ट हुआ करती थी। हर कोई तवायफ नहीं बन जाता था। जिसे अच्छा गाना गाना आता हो, अच्छा डांस करना आता हो और कथित तौर पर वो सुंदर भी होती हो, तो वो तवायफ बनती थी। ठीक है। तो ये क्या करती थी, इनका मुख्य कार्य क्या होता था, चूंकि इन्हें आम लोग जो है अफोर्ड नहीं कर सकते थे इनकी महफिलों को, या इन्हें सुनने को, इनके गाने को या नाचने को देखने के लिए आम लोग इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते थे। इसलिए ये मुख्यतः राजाओं के दरबार में या नवाब या सुल्तान, उस तरीके उस दौर के जो शासक थे उनके दरबार में अपने कला का और अदाओं का प्रदर्शन करती थी, उनका द्वारा जलवा बिखेरती थी। और बदले में इन्हें जो राजा महाराजा होते थे, राजा सुल्तान नवाब ये होते थे, ये अकूत धन दौलत यानी कि तमाम धन दौलत देते थे, इनाम के रूप में लुटा देते थे। ठीक है। जैसा कि हमने पहले बताया, ये सेक्स वर्कर से अलग होती थी। क्यों सेक्स वर्कर से अलग होती थी? कि इनका ये कार्य जो करती थी वो वैश्यावृत्ति नहीं करती थी, ये केवल नाचने गाने का काम करती थी।
इसलिए ये सेक्स वर्कर से अलग हुआ करती थी। चूंकि यहाँ नाचना गायन हो रहा है इनके कोठों पर या इनके हवेली या जो भी होती थी उस तरीके उस टाइम पे इनके रहने के निवास स्थान, वहां पर डांस यानी कि नृत्य और संगीत हुआ करते थे। तो इसलिए इनके कोठे कला, संस्कृति और डांस, संगीत के हुनर आदि के केंद्र माने जाते थे। कहा जाता है कि यहाँ पर जो राजा महाराजा या नवाब लोग थे, अपनी संतानों को तहजीब सिखाने के लिए भेजा करते थे। कैसे बोला जाता है, अदब सिखाने के लिए भेजा करते थे वहां पर, ऐसा कहा जाता है। और ये कथक, दादरा, गजल, ठुमरी, टप्पा, ठमार इस तरीके के गायन करती थी। कथक में ये डांस करती थी, जो बिरजू महाराज आज इतने प्रसिद्ध हैं कथक डांस शैली में, कथक नृत्य शैली में। उस समय पर ये तवाइफें उस शैली में अधिकतर नृत्य करती थी। चूंकि नृत्य करती थी और गायन, जो आज जितने भी राग हैं उन रागों में जो ये गायन करती थी, अच्छे अच्छे रागों को जो है आजकल जो प्रसिद्ध कई सारे गाने हैं जो उस दौर में इन तवाइफों के द्वारा गाए गए थे, वो आज भी इतने प्रसिद्ध हैं कि लोग उन्हें सुनते हुए मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इस तरीके का गायन करती थी, इसलिए इन्होंने देश की कला संस्कृति को तवाइफों ने बड़े स्तर पर जो प्रसिद्ध किया, या बड़ा इनका योगदान रहा है देश की कला संस्कृति में। कैसे, जो हमने बता ही दिया। इसके बाद जैसे हमने बताया कि इन्हें आम लोग जो है अफोर्ड नहीं कर सकते थे या उतना खर्चा नहीं कर सकते थे जितने, क्योंकि ये इनकी कला देखने के लिए भी, इनका डांस देखने के लिए भी तमाम पैसा खर्च करना होता था। इसलिए इन्हें क्या होता था, अभिजात वर्ग का और राजघरानों का संरक्षण प्राप्त होता था। इन्हें समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त था। यानी कि इससे भी पता चलता है कि ये वेश्याओं से अलग हुआ करती थी। ठीक है, वेश्याओं से अलग हुआ करती थी, ये वेश्यावृत्ति नहीं करती थी। मुख्यतः इनका काम क्या था, नाचनी और गाना। और नाचना गाना भी ऐसा नहीं, अच्छे स्वर हो, अच्छा राग जानती हो, वो गाती थी, वो डांस करती थी। जो अच्छी नृत्य शैली में नृत्य करना जानते हो, ऐसे ही हाथ पैर फेंकने देने से तवाइफ नहीं बन जाती थी। कई दिनों तक, मतलब कई महीनों सालों तक का इनका रियाज करती थी, तब जाके कोई तवाइफ बनती थी। ठीक है, तो इन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त था इन्हें समाज में। इनके पास, जैसे हमने पहले बताया, तमाम धन दौलत हुआ करती थी, ताकत हासिल होती थी इनके पास, पॉलिटिकल पावर भी इनके हाथ में होती थी। यानी कि पॉलिटिकल पावर नवाबों के करीब हुआ करती थी, राजाओं के करीब हुआ करती थी। यानी कि उस दौर के जो शासक हुआ करते थे, कुलीन वर्ग हुआ करते थे, उनके करीब हुआ करती थी। इसलिए ये पॉलिटिकल पावर से भी जो है अच्छी खासी थी। ये दौलत इनको मिलती थी, क्योंकि आम लोग इनको अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जैसे पहले बताया हमने। और साथ के साथ इन्हें इज्जत भी थी, इन्हें इज्जत भी मिलती थी। तो इस तरीके का ये जीवन व्यतीत करती थी। अब इतनी धन दौलत हुआ करती थी इनके पास कि जब ब्रिटिश काल के टैक्स रिकॉर्ड खंगाले गए, तो उस टैक्स रिकॉर्ड में पता चला कि जो सबसे अधिक टैक्स देने वाले लोग थे, उनमें इनका नाम शामिल था। यानी तवाइफ उस दौर में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले लोगों में शामिल थी। तो समझ लीजिए आप। लेकिन इनके पास पावर भी थी, पॉलिटिकल पावर भी थी, दौलत भी थी, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से संपन्न भी थी। लेकिन जैसे ही भारत में ब्रिटिश शासन आया, इनकी इस प्रतिष्ठा में गिरावट आई, इनके उस सम्मान में गिरावट आई, इनके उस आर्थिक ताकत में भी गिरावट आई। कैसे गिरावट आई? कि चूंकि इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर ने इन्हें हीन नजरों से दिखाना शुरू कर दिया, इन्हें सेक्स वर्कर या वेश्या की कैटेगरी में डाल दिया। इस वजह से लोग जो है इन्हें फिर निचली नजरों से देखने लगे, यानी हीन नजरों से देखने लगे। अब उन्हें जो पहले इन्हें जो इज्जत प्राप्त होती थी, वो इज्जत मिलना बंद हो गई, वो कम हो गई। तो इस वजह से इनके सामाजिक और आर्थिक प्रतिष्ठा में गिरावट आई। इनका समाज और राज्य के द्वारा क्या होने लगा, समाज और राज्य के द्वारा उत्पीड़न होने लगा, इनके साथ भेदभाव होने लगे, और भेदभाव की वजह से ये हाशिए पर चली गई। और जैसे हमने बताया भी कि इनकी तुलना किससे की जाने लगी, वेश्याओं से। और वेश्याओं की तुलना की जाने लगी तो इनके जो प्रतिष्ठान थे, कोठे थे, हवेली थे, उनको कहा जाने लगा वैश्यालय। जब वैश्यालय कहा जाने लगा, वैश्य कहा जाने लगा, तो अपने आप से इनकी सामाजिक और जो इज्जत मिलती थी उसमें गिरावट आएगी। और ऐसा हुआ भी इनके साथ में। इन पर कठोर नियम थोपे, कठोर कानून थोपे। एक कानून था संक्रामक रोग अधिनियम 1864 का। इस कानून के जरिए क्या था कि हुआ क्या था कि उस दौर के जो ब्रिटिश शासन में जो सिपाही थे,
उनमें एड्स या HIV के रोग फैलने लग गए थे, बड़ी मात्रा में फैलने लग गए थे। तो इसलिए इस कानून को लाया गया संक्रामक रोग अधिनियम 1864 का। इसमें आज जो कोविड के दौर में जो क्वारंटाइन होते थे लोग, उसी तरीके से इसमें तवाइफों को क्वारंटाइन किया जाने लगा। जब तक कोई रोगी ठीक नहीं हो जाता था तब तक उस तवाइफ को बंद रखते थे, उन पर तमाम तरीके के प्रतिबंध लगाए गए। इससे इनकी रोजी रोटी पर खासा असर पड़ा, इनको जिम्मेदार माना गया। तो इससे भी लोगों को लगा कि ये तवाइफें जो हैं समाज में या लोगों में रोग फैला रही हैं, तो इसलिए भी इन्हें हीन नजरों से देखे जाने लगा। इस कारण क्या हुआ, चूंकि इनका सम्मान जो मिलता था वो चला गया, इज्जत जो मिलती थी वो चली गई, आर्थिक स्तर पर ये कमजोर हो गई, इनकी रोजी रोटी पर बन आई। तो इन्होंने भी जो जिस तरीके से आम भारतीय जो है ब्रिटिश शासन से असंतोष प्रकट कर रहे थे या ब्रिटिश शासन से दुखी थे, उसी तरीके से दुख इन्हें भी मिला, उसी तरीके से प्रताड़ना इनकी भी होने लगी। तो इनके दिल में भी आजादी प्राप्त करने की ब्रिटिश शासन से हूक उठ पड़ी। तो इसलिए ये भी सक्रिय रूप से आंदोलन में अपनी भागीदारी दे रही हैं, पर्दे के पीछे से या पर्दे के आगे आकर के दोनों ही तरीके से अपनी भागीदारी दे रही हैं। तो किस तरीके से उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी, तो वित्तीय मदद से लेकर के इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित करने तक, मोटिवेट करने तक तवाइफों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई थी। तो इन्होंने क्या किया, तो पहले अपने प्रतिष्ठान जो हुआ करते थे, कोठे जो थे इनको क्रांतिकारियों के लिए बैठक के लिए उपलब्ध कराया, छिपने की जगह प्रदान की उनको, क्योंकि ब्रिटिश शासन को नहीं लगता था कि जो क्रांतिकारी हैं इस जगह पर भी जाएंगे या इनके यहाँ ठहर सकते हैं, ऐसा डाउट नहीं होता था उन्हें। तो ये छिपने की एक महफूज जगह साबित हुई। हालांकि बाद में जब उन्हें पता चला तो यहाँ पर भी छापेमारी शुरू हुई, इनको भी प्रताड़ना शुरू हो गई थी। तो इन्होंने क्या किया, तवाइफों ने क्रांतिकारियों के लिए बैठक स्थल के रूप में और छिपने के लिए अपने कोठों को दे दिया या उनको पेश किया, आइए साहब। दूसरा क्या किया इन्होंने, जो जिन कोठों पे क्या होता था, क्योंकि बैठने की जगह दी है तो यहाँ पर रणनीति भी बनेगी, मीटिंग भी हुएंगी। तो भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए किस तरीके से भगाया जाए उसकी रणनीतियां तैयार होती थी। यहाँ पर क्रांतिकारी इकट्ठे होते थे, मीटिंग होती थी। इसके अलावा क्या करती थी कि जो महफिलों में इनके पैसा मिलता था, जो संगीत की महफिल सजाती थी, डांस करती थी या नृत्य करती थी, उससे जो पैसा आता था इनाम के रूप में इनके पास, या जो इनके कदरदान होते थे वो इन्हें पैसा जो देते थे, धन लुटाते थे, उस धन में से ये कुछ हिस्सा क्रांतिकारियों को या स्वतंत्रता आंदोलन को चलाने के लिए देती थी। तो ये भी जो है उनके पैसे वालों को मुहैया कराती थी क्रांतिकारियों को। साथ ही साथ ये जासूस के रूप में भी कार्य करती थी। और जासूस कितना इंपॉर्टेंट होता है आज के जमाने में आप समझते ही होंगे इसे। किसी भी सेना का जीतना उसके गुप्तचर प्रणाली पे बहुत अधिक निर्भर कर जाता है। अगर पहले ही अगर दुश्मन की चाल पता चल जाए तो उसको काउंटर करना, उसको या उस पर आक्रमण करना बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो गुप्तचर प्रणाली बहुत मायने रखती है। तो उस टाइम पर ये जासूसी का कार्य कैसे करती थी, जैसे अंग्रेज क्या करने वाले हैं, आगे उनका क्रांतिकारी के प्रति क्या कदम होगा, क्रांतिकारियों के खिलाफ वो क्या कदम उठाएंगे, उस तरीके की जानकारी क्रांतिकारियों को पहले ही मुहैया करा देती थी। या अंग्रेज जो है अब कहां से गोला बारूद उठा रहे हैं, कहां छापेमारी करेंगे, उसकी जानकारी ना पहले प्राप्त हो जाती थी। कैसे हो जाती थी जानकारी प्राप्त, अंग्रेज अधिकारी जो थे उस दौर के या उस दौर में अंग्रेज अधिकारी थे, उनके ये करीब हुआ करती थी। क्योंकि भाई शौकिया तौर पर इन्हें अंग्रेज जो है अपने यहाँ बुलाते थे, डांस करवाते थे, या इनके कोठों पर अंग्रेज आया जाया करते थे। ये अपनी अदाओं से उन्हें अपने जाल में फंसा लेती थी, और जो बात निकलवानी होती थी वो निकलवा लेती थी, या ना निकलवाती थी। जैसे मान लो यहाँ बैठी हुई है, दूसरे कमरे में वो अंग्रेज अधिकारी बात कर रहा है फोन पे, या रणनीति बन रही है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो ये सुन लेती थी उनको और आगे जाकर के क्रांतिकारियों को ये बता देती थी, और क्रांतिकारी फिर उसी तरीके से अपनी रणनीति बनाते थे। तो ये जासूस के रूप में काम करती थी। इसके अलावा जब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो पहला स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है इसे 1857 के को, या पहला सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है 1857 विद्रोह के, तो इसमें भी इन्होंने सक्रिय रूप से भूमिका निभाई थी। असहयोग आंदोलन जो गांधी जो आंदोलन शुरू कर रहे हैं 1920 के दशक में, 1920-21 में, तो उसमें भी इन्होंने अपना समर्थन दिया था। तमाम तरीके से उन्होंने अपना समर्थन दिया था। पहला ये आर्थिक सहायता दिया इन्होंने,
तो पहला आर्थिक सहायता देने के लिए क्या किया इन्होंने, गांधी जी जो थे उनसे आग्रह किया कि हमसे ये धन ले लीजिए या हमसे जो है ये कुछ राशि है उसको लीजिए और अपना आंदोलन चलाइए और इसमें हमारी भी भूमिका शामिल कीजिए या हमें भी शामिल कीजिए। लेकिन गांधी, जैसे कहा कि इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में गिरावट आ चुकी थी, तो गांधी भी उसी नजरिए से इन्हें देख रहे हैं, तो इन्हें नैतिक रूप से पतित बता रहे हैं। तो नैतिक रूप से पतित है तो साहब गांधी जी कह रहे हैं हम आपका पैसा नहीं ले सकते, तो वो उनके इस आग्रह को ठुकरा देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये अपने असहयोग आंदोलन में अपना समर्थन देती हैं। कैसे देती हैं कि जैसे इन्होंने पतित बताया, गांधी जी ने इनके चरित्र को पतित बताया, नैतिक रूप से पतित हैं ये, तो इन्होंने क्या किया, कुछ जो तवाइफें थी, कई सारी तवाइफों ने गाना बजाना छोड़ दिया। कई सारी तवाइफों ने अपने कोठे पे जो तबला, सितार, जो वादन यंत्र थे नाचने गाने के रूप में जो उपयोग होते थे, उनको गंगा में बहा दिया। माने अगर इन्होंने, गांधी जी ने हमें नैतिक रूप से पतित बताया है तो हम इसको सुधार करते हैं। तमाम तवाइफों ने ऐसा किया। और दूसरी तरीके से कैसे असहयोग आंदोलन में ये योगदान दे रही है, असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने तमाम चीजों का बहिष्कार किया था, तो उसी तरीके से ये क्या कर रही है, अपने जो सोने के जेवर पहनती थी, मोतियों के जेवर पहनती थी, उन जेवरों को उतार फेंका इन्होंने। उन जेवरों को उतार फेंक के उसके बदले क्या किया इन्होंने, लोहे की जंजीर या लोहे की बेड़ियां पहन करके इन्होंने सामानों का बहिष्कार किया, अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार किया। तो इस तरीके से इन्होंने ये सामान बहिष्कार करके असहयोग आंदोलन में अपनी योगदान दे रही हैं। इसके अलावा ये अपनी जो महफिलें होती थी उसमें एकाध गीत या अंत का गीत होता था, उसे देशभक्ति का गीत गाती थी। कई सारी ऐसी थी जो प्रसिद्ध जो कुछ तवाइफें थी, वो अपनी हर महफिल में अंत में एक गीत देशभक्ति का जरूर गाती ही गाती थी। तो इससे जो है उन लोगों के मन में देश प्रेम की या दिलों में देश प्रेम की भावना को ये जागृत करती थी इन गीतों के माध्यम से। इसके अलावा ये स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक स्वराज कोष बना था। स्वराज कोष जो तिलक की बनने के बाद बना था, तिलक स्वराज फंड के नाम से भी जानते हैं उसे। तो जिसका 1 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, जो जिस लक्ष्य से आगे बढ़ करके उसमें काफी सारा धन इकट्ठा हुआ था, उस कोष में इन्होंने सक्रिय रूप से राशि जमा की थी। तो ये भी इनका कितना बड़ा योगदान है देख रहे हैं, लेकिन कहीं भी ये योगदान इनका दिखता नहीं है। इतिहास की किताबों में ये नजर नहीं आती हैं। तो इसे इतिहास की किताबों में नजर नहीं आती, क्यों नहीं आती? क्योंकि इन्हें हीन भावना से देखा जा रहा था, या जैसे दलित वर्ग है या महिला वर्ग है, उतना स्पष्ट रूप से उनकी भागीदारी इतिहास की किताबों में नहीं दिखती है जितनी उच्च वर्ग के लोगों की या जो थोड़े प्रसिद्ध थे उनकी भागीदारी दिखती है। जैसे गांधी हैं, सुभाष चंद्र हैं, या फिर जो है अपने पटेल जी हैं, यानी ऐसे नेता भगत सिंह हैं, इनका जो है अच्छे तरीके से किताबों में खूब वर्णन किया गया है। लेकिन ये जो निचले तबके के लोग थे, दलित थे, महिलाएं थी, तवाइफ थी, इनका जिक्र नहीं मिलता है। हालांकि इसका भी अलग अलग वो है, क्योंकि ये अलग अलग दृष्टिकोण से लिखे गए जो इतिहास लेखन था। जैसे हम जानते हैं कि एक राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, उपनिवेशवादी इतिहास लेखन या दृष्टिकोण, या मार्क्सवादी दृष्टिकोण या कैम्ब्रिज दृष्टिकोण, इन तो उन्होंने अपने अलग अलग नजरियों से लिखा इतिहास लेखन, तो उसी तरीके से उन्होंने उसमें लोगों को शामिल किया। लेकिन जिसमें दलित वर्ग या महिलाओं या इन तवाइफों की जैसे वर्ग की जो है इतिहास में उनकी भागीदारी को दिखाया जा रहा है या सामने लाया जा रहा है, तो उस तरीके के लेखन को हम जनवादी लेखन कहते हैं, जनवादी दृष्टिकोण कहते हैं, जनवादी इतिहास लेखन या उपाश्रयवादी इतिहास लेखन। तो तवाइफों के अगर इतिहास की बात करें, जो अब आकर के निकल के आ रहा है, पहले तो वो भी नहीं था, तो अब कोई कुछ लोग इस पे बात कर रहे हैं, कुछ लोग इनके ऊपर लिख रहे हैं या इन्हें इतिहास की किताबों में जगह मिल रही है, तो वो उपाश्रयवादी या जनवादी लेखन की वजह से मिल रही है। हालांकि इनका बहुत ज्यादा लिखित में नहीं है, ज्यादातर जो स्थानीय स्तर पर जो कहानियां हैं प्रचलित, स्थानीय लोगों के मुंह में जो कथा है, उनके माध्यम से इनका इतिहास पता है लोगों को कि फला जो तवाइफ थी उसने इस तरीके से अपना जौहर दिखाया था, इस तरीके से उसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, या इस तरीके से अपना उसने स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया था। तो स्थानीय स्तर पर जो कहानियां हैं उन्हीं से इकट्ठा कर करके लोग इनके इतिहास को सामने ला रहे हैं। ठीक है, तो उसके अलावा जो इन्होंने हमने अब तक जो बताया, उसके अलावा क्या कार्य करती थी या किस तरीके से अपनी भूमिका दे रही थी स्वतंत्रता आंदोलन में,
तो ये क्रांतिकारी जो घायल हो जाते थे, तो क्रांतिकारी घायल जो हो जाते थे उनकी देखभाल किया करती थी, ये उनकी मल्लम पट्टी किया करती थी, उनको दवाई देना जब तक ठीक ना हो जाना, उस तरीके से ये अपनी भागीदारी दे रही हैं। जैसा बताया था कि तवायफों के कोटों पे उस टाइम पे इतना डाउट नहीं होता था अंग्रेजों को, हालांकि बाद में होने लगा। उनकी देखभाल करती थी। उसके अलावा ये इन जो गोला बारूद या हथियार होते थे वो क्रांतिकारियों तक पहुंचाती थी छुप करके, या जो बंदूक है, पिस्तौल है, गोला है, बारूद है, जो भी सामग्री उन्हें जरूरत होती थी क्रांतिकारियों को, उनको पहुंचाने का कार्य करती थी ये। जैसा कि एक जो क्षेत्र है वर्तमान बांग्लादेश में, वारिसाल हुआ करता था पहले, वो अभी वर्तमान बांग्लादेश में है। ऐसे ही काकीनाड, आज का जो आंध्र प्रदेश में, उसमें काकीनाड क्षेत्र है। तो वहां के तवायफों के एक समूह ने गांधी जी से मुलाकात की थी कि हमें भी स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होना है, हमें भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी सदस्यता दीजिए। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि गांधी जी ने नैतिक रूप से पतित मान रहे थे, तो इसलिए वो यहां पर भी मना कर देते हैं। वो कहते हैं अगर आप शामिल होना चाहती हैं तो अपना जो काम है, जो आप यौन कार्य कर रही हैं, तो उनको छोड़ दीजिए और उसे छोड़ करके क्या करिए, चरखा चलाइए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल कर लिया जाएगा। तो इनके इस आग्रह पर कई सारी तवायफों ने नाचना गाना बंद कर दिया। उन्होंने अपने कोठों में या अपने घरों पर चरखा चलाना शुरू कर दिया। तमाम तवायफों ने जो है चरखा काटना, सूत काटना शुरू किया था, जैसा हमने पहले भी बताया था। ठीक है, समझते हैं कि प्रमुख तवायफें कौन सी थी, कौन वे प्रमुख तवायफें थी जिन्होंने जिनका नाम प्रमुख तौर पर सामने आता है आजादी के आंदोलन में। तो इसमें जो पहला नाम, सबसे बड़ा नाम है, वो आता है अजीजन बाई जी का। बड़ा ही अपना शौर्य दिखाया था, या बड़ी ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था इस स्वतंत्रता आंदोलन में। 1857 के क्रांतिकारी आंदोलन में, 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, या प्रथम सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के भागीदारी ली थी। इन्होंने तलवार थाम ली थी उस टाइम पे, बंदूक उठा करके, और अपने कोटे को क्रांतिकारी का अड्डा बना दिया, क्रांति का अड्डा बना दिया था इन्होंने अपने कोटे को। ये चूंकि हमने पहले ही बताया कि ये ब्रिटिश अधिकारी थे, उनके काफी करीब हुआ करती थी तवायफें। उसके कई कारण है, वो समझ ही रहे होंगे आप। तो उनके करीब हुआ करती थी, तो ब्रिटिश आर्मी के काफी करीब थी, नजदीक थी, तो जासूसी करना आसान हो जाएगा, वहां से खबरें लाना। तो ये मुखबिर के रूप में कार्य करती थी। तो मुखबिर के रूप में कार्य करती थी। तात्या टोपे जी थे प्रसिद्ध जो क्रांतिकारी हैं, ये तात्या टोपे ने इन्हें अपनी सेना में मुखबिर के रूप में शामिल कर लिया था। और इनके कोठे पर, जब चूंकि इन्होंने अपना कोटा जो है क्रांति का अड्डा बना दिया था, तो इनके कोठे पर रणनीतियां तैयार होती थी, आंदोलन की रणनीति तैयार होती थी, किस तरीके से आंदोलन करना है, कल क्या हम रणनीति अपनाएंगे, किसको मारेंगे, या किस अंग्रेज अधिकारी को जो है अगवा करना है, उसको मारना है। तो उस तरीके की रणनीतियां इनके अड्डे पर बनाई जाती थी, या इनके घर पे, निवास पे बनाई जाती थी। एक कानपुर में एक 1857 में एक बैठक हो रही है, जून 1857 में। उस बैठक में नाना साहब, तात्या टोपे, सूबेदार टीका सिंह, शमसुद्दीन और अजीमुल्ला खान जो है शामिल हो रहे हैं। से बैठक, यानी इतने बड़े बड़े नाम हैं, उस बैठक में अजीजन बाई भी शामिल हो रही हैं। तो देख लीजिए किस तरीके से ये हिस्सा ले रही है उसमें बढ़ चढ़ करके। तो जब उसके अलावा इन्होंने क्या किया, 1857 की लड़ाई में अपने साथ इन्होंने 200 अन्य महिलाओं को ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप को लेकर के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ 1857 की लड़ाई में कूद पड़ी। और कहा जाता है कि उस दौर में जब ये पूरा संग्राम चल रहा था, तो इन्हें कई स्थानीय लोगों ने, प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा था मर्दाने कपड़े पहन करके, यानी जेंट्स कपड़े पहन करके, हाथ में पिस्तौल थाम के, सीने पर मेडल लगा के घोड़े पर दौड़ती हुई जा रही थी, जो है घोड़े पर सवार होकर के दौड़ती हुई जा रही थी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रही थी। तो ये बताया जाता है कि कई लोगों ने इस तरीके से देखा था। इनकी बहादुरी का जिक्र जो है सावरकर जो है, वीर सावरकर, ये इनकी बहादुरी को अपनी किताब में जगह दे रहे हैं, इनकी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं वो एक तवायफ नहीं है, वो एक अच्छी तवायफ है, जो जिनके दिल में देश के प्रति प्रेम है, वो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रही हैं। इस तरीके की बातें कह रहे हैं ये जो है वीर सावरकर जो है इनकी तारीफ में। कई और अन्य लोगों ने भी इनकी तारीफ की थी, बड़े बड़े नामों ने। इसके अलावा एक इन्होंने महिलाओं का एक निडर समूह भी बनाया था।
तो ये समूह क्या करता था, जो क्रांतिकारी होते थे उनका मनोबल बढ़ाते थे, उनका मोटिवेट करते थे कि साहब लड़िए, कि हम महिला होकर के लड़ सकते तो आप क्यों नहीं लड़ सकते, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते, इस तरीके की बातें करती होंगी, मतलब कह सकते हैं हम। तो उनका मनोबल बढ़ाती थी ये, उनको हथियार प्रोवाइड कराती थी, ठीक है, उनके घाव को साफ करती थी, उनके घाव पर मलहम लगाती थी, दवाई लगाती थी, और उसके अलावा हथियारों का वितरण करती थी। तो इसके अलावा जो है, ये बिठूर में एक जब संघर्ष हो रहा था, तो उस दौरान उस संघर्ष में जो है अजीजन बाई को अंग्रेज सैनिक गिरफ्तार कर लेते हैं, और जब गिरफ्तार कर लेते हैं तो इन्हें फिर जो है, इनके सामने एक शर्त रखी जाती है कि साहब हम आपको तभी छोड़ेंगे जब आप अपने साथियों की या क्रांतिकारियों की जानकारी दे देंगे, उनकी रणनीति की जानकारी दे देंगे, या बता देंगे कौन से क्रांतिकारी कहाँ छुपे हैं या कहाँ पर रहते हैं, उनकी जानकारी दे देंगे तो हम आपको छोड़ देंगे। यह दिखता है कि इनके दिल में कितना देश के प्रति प्रेम था, यानी कि एक तरफ इनकी जान की बाजी लगी हुई है, और एक तरफ अंग्रेज कह रहे हैं कि अगर आप अपनी जान चाहती हैं, तो आप अपनी जिंदा चाहते हैं खुद को, तो अपने क्रांतिकारियों की जानकारी दीजिए। इन्होंने क्रांतिकारियों की जानकारी देने के बजाय देश के लिए मरना बेहतर या देश के लिए शहीद होना ज्यादा उचित समझा, बजाय अपने क्रांतिकारी या स्वतंत्रता आंदोलनकारियों की जानकारी देने के लिए, उनकी रणनीति बताने के लिए। जब इन्होंने रणनीति नहीं बताई या क्रांतिकारियों की जानकारी नहीं दी, तो उन अंग्रेज अधिकारियों ने इनकी हत्या करने का फरमान जारी कर दिया, इन्हें मारने का फरमान जारी कर दिया, और देखते ही देखते अंग्रेज जो सैनिक थे इनके शरीर को गोलियों से छलनी कर देते हैं। इस तरीके से वीर गति को प्राप्त हो जाती है। तो कितना बड़ा योगदान रहा इनका, लेकिन इतिहास की किताबों में इन्हें वो जगह नहीं मिल पाई, वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसकी ये हकदार थी। लेकिन आज इनका नाम सामने आ रहा है, कई लेखक हैं जो इस तरीके की जो वीरांगनाएं थी उनके इतिहास को सामने लेकर आ रहे हैं। इनके अलावा इनके दूसरी तवाइफ थी बेगम हुसैनी खानम। बेगम हुसैनी खानम जो थी, इन्होंने क्या किया था, बीबीगर नरसंहार था, उसके प्रमुख साजिशकर्ताओं में इनका नाम शामिल था। इसमें 100 से अधिक अंग्रेज महिला और बच्चे थे। उन अंग्रेज और महिला बच्चों को मार दिया गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। उन हत्या करवाने में या करने में ये बेगम हुसैनी खानम भी शामिल थी। इन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्हें मारने में। तो बीबीगढ़ नरसंहार का केस ये है कि जब 1857 की क्रांति हो रही है, अंग्रेज जो है कानपुर को छोड़ने के जाने के लिए तैयार हो गए हैं, वो जा रहे हैं, तो उन्हें अफवाह फैल जाती है कि उनके ऊपर जो क्रांतिकारी हमला कर सकते हैं, तो वो जो है जाने से पहले जो है क्रांतिकारियों पर गोली बरसा देते हैं। तो गोली बरसाते हैं तो फिर अफरा तफरी मच जाती है, तो क्रांतिकारी अंग्रेज अधिकारियों को भगा देते हैं, और उनकी जो 100 महिला और बच्चे थे उनको कैद कर लेते हैं। तो कैद करके नाना साहब जो है इन्हें बीबीगढ़ एक जगह थी, बीबीगढ़ एक स्थान था, सॉरी घर था, वो अंग्रेजों का ही घर था, बाद में वो खाली हो गया। तो वहां पर इन्हें बंदी बना देते हैं, इन 100 को बंदी बना देते हैं। ये गुस्से में थी बेगम हुसैनी खानम और अन्य क्रांतिकारी भी। तो एक रात क्या करती हैं, ये इन जल्लाद को बुलाती, कई जल्लादों को बुलाती हैं, और कई जल्लादों को बुलाकर ये बीबी घर में जो बंद लोग थे उनका कत्ल करा देती है। ये भी इनका एक योगदान है अपने आप में, ठीक है। इसके अलावा एक अन्य बाई थी हुस्ना बाई, ये तीसरी तवाइफ है। तो इन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, ये भी अपना जो है योगदान दे रही हैं। तो असहयोग आंदोलन के दौरान एक टोली बनी थी, तवाइफ सभा, तवाइफों की एक टोली थी, उसको एक तवाइफ सभा बनाई गई थी। उस तवाइफ सभा की ये नेतृत्व कर रही हैं। इनके सदस्य जो भी होते थे उनको ये जो है उनसे विदेशी सामानों का बहिष्कार करने के आग्रह करती हैं, और इनके आग्रह पर कई जो है लोग उन विदेशी सामानों का बहिष्कार करते हैं। तो असहयोग आंदोलन में ये सहायता कर रही हैं। इसके अलावा इन्होंने एकजुट होकर के अपने जो गहने थे, जैसे पहले भी बताया हमने, सोने के मोती के जो गहने उतार फेंके, उसकी बजाय लोहे की जंजीरें बेड़ियां पहनना को कहा, और तमाम तवाइफों ने ऐसा किया। तीसरी तवाइफ, चौथी तवाइफ थी जो है सिद्धेश्वरी देवी। इन्होंने जो है हालांकि आंदोलन में खुलकर तो भाग नहीं लिया था, इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में खुलकर तो भाग नहीं लिया था, लेकिन ये
आर्थिक सहायता करती रहती थी। यानी कि इनकी महफिल से जो भी पैसा आता था उस पैसे में से कुछ हिस्सा स्वतंत्रता आंदोलन के कोष में जमा करना या क्रांतिकारियों को देना, उस तरीके से भाग लेती थी। ये स्वर जीवनी के नाम से जानी जाती थी उस समय पे। तो ये अपनी महफिलों में देशभक्ति के गीत गाती थी। तो अपनी महफिल में एक भजन ये अवश्य गाती थी कि मथुरा ना सही गोकुल ना सही, रहो बंसी बजाते कहीं ना कहीं, दीन भारत का दुख अब दूर करो, रहो झलक दिखाते कहीं ना कहीं। यानी भगवान से आग्रह कर रही है कि मथुरा ना सही गोकुल ना सही, कहीं ना कहीं आप बंसी बजाते रहिए, लेकिन उसके साथ में आप जो जो भारत जो दुखी है अभी इस समय पर, उसके दुख दूर करने के लिए झलक तो दिखाते रहिए। इस तरीके से भगवान से आग्रह कर रही है। ठीक है। इसके अलावा एक थी विद्याधर बाई। विद्याधर बाई क्या करती थी, इनकी जो महफिलों में जो पैसे आते थे, उन महफिलों से जो का एक हिस्सा, पैसों का हिस्सा क्रांतिकारियों को चुप चुपके से प्रोवाइड कराती थी, उनको देती थी, भेजा करती थी। इन्होंने वाराणसी में गांधी जी से मुलाकात भी की थी और गांधी जी को एक पत्र लिखा था कि जैसा कि गांधी जी ने आग्रह किया था कि आपका ये नैतिक रूप से आप पतित हैं और ये कार्य करना छोड़ दीजिए। तो उस आग्रह पर जो इन्होंने विद्याधर बाई थी, इन्होंने कई तवाइफों से आग्रह किया, रिक्वेस्ट की, साहब ये अपना काम छोड़ दीजिए और आंदोलन में जुड़िए। तो इनके कहने पर तमाम कुछ तवाइफों ने अपना संगीत प्रदर्शन का जो था राष्ट्रवादी गीतों के साथ प्रस्तुत करना शुरू कर दिया और कई जो औरतों ने जो है अपना गायन का कार्य छोड़ करके उसमें आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी देने लगी थी। इस सब के चक्कर में अंग्रेजों ने इनके यहाँ पर कई बार छापेमारी भी की थी। ठीक है। इसके बाद आती है नेक्स्ट जो है रसूलन बाई। इन्होंने भी ठीक ठाक जो अपना योगदान दिया अपना। तो एक गाना है, और ये हीरा मंडी जो अभी मूवी आई है उसमें भी ये गाना गाया गया है, फूल गेंदवा न मारो मौका लगत जो बनवा में चोट। इन्होंने ही गाया है, रसूलन बाई ने उस दौर में गाना गाया था। और आज 2024 में एक हीरा मंडी नाम की नेटफ्लिक्स सीरीज आ रही है, उस सीरीज में इस गाने को लिया जा रहा है। तो समझ लो कितना प्रसिद्ध गाना था, यानी कि कितनी गायन में निपुण हुआ करती थी, किस तरीके के गीत गाया करती थी। इनके जो 1920 के आसपास जो रसूलन बाई की संगीत की महफिलें थी, उसमें आजादी की लड़ाई की रणनीति तैयार होती थी। यानी कि महफिल चल रही, गायन चल रहा है, वहीं पे जो क्रांतिकारी बगल में बैठ करके रणनीति बना रहे हैं, जिससे शक ना हो, डाउट ना हो अंग्रेजों को कि यहाँ पर भी कुछ हो रहा हो। वो क्या समझे, अरे यहाँ तो गायन चल रहा है, अरे यहाँ तो जो है नाचने गाने का प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ कौन रणनीति बनाएगा। लेकिन उनकी महफिलों में रणनीति बनाई जाती है। वो अपने कोठों पर आजादी के तराने सुना रही है, जैसे देशभक्ति के गीत सुना रही हैं, तराने गायन कर रही हैं जो है। महफिल में अंतिम बंदिश जो है देशभक्ति गाने जो था, क्या था कि भारत कभी ना बन सकेला गुलाम, भारत कभी ना बन सकेला गुलाम। तो देख रहे हो इसमें कितनी बड़ी बात है कि भारत कभी गुलाम नहीं बन सकता, इसे आजाद होना ही होना है। तो ये भी एक मजबूत इरादे हैं। तो इस तरीके के गाने गाती थी अपनी जो है महफिलों में, अपनी अंतिम बंदिश ये गाने से खत्म करती थी। इन्होंने भी आभूषण पहनना छोड़ दिया था, और आभूषण पहनने के छोड़ने के साथ में इन्होंने कसम खाई थी कि मैं अब आभूषण तभी पहनूंगी जब भारत देश आजाद हो जाएगा। और जब भारत आजाद हुआ तभी इन्होंने गहने भी पहने, तभी इन्होंने आभूषण पहने थे, उससे पहले आभूषण नहीं पहने थे एक बार उतारने के बाद में। और चूंकि ये क्रांतिकारी आंदोलन में भागीदार हैं, इसलिए इन्होंने अंग्रेजों ने इन्हें प्रताड़ित भी किया। तो रसूलन बाई भी एक इनका भी योगदान बढ़ चढ़ के दिखता है। इसके बाद एक जद्दन बाई है। जद्दन बाई जो है अपने काल की, यानी अपनी समकालीन जितनी भी तवाइफें थी उसमें सबसे ज्यादा सुंदर मानी जाती थी। ये अपने जमाने की जो मशहूर नरगिस जो एक्टर हैं, एक कई सारी फिल्में उन्होंने सुपर डुपर हिट बनाई है। नरगिस आज भी पुराने लोगों ने ठीक ठाक तरीके से जानते हैं। अगर नरगिस की जगह नाम ले देंगे तो उनके मन में जो है स्वर फूटने लग जाएंगे। तो जो नरगिस थी वो इन्हीं जद्दन बाई थी, इन्हीं की बेटी थी, ये तवाइफ की बेटी थी, यानी कि वो एक। तो बनारस का चौक थाने के पास इनकी महफिल सजा करती थी, और महफिल में जो पैसे आते थे उन पैसों से जो है जुटा करके ये भी जो क्रांतिकारियों को प्रोवाइड कराती थी या उपलब्ध कराती थी। अपने घरों में जो है क्रांतिकारियों को जगह देती थी, अपनी कोठे पर जगह देती थी क्रांतिकारियों को। यहाँ पर भी रणनीति बनाई जा रही है। और इसके चलते क्या होता था कि अंग्रेज आए दिन इनके यहाँ छापेमारी
करते रहते थे। अंग्रेजों के दबाव के चलते इन्हें अपना बनारस में की एक दाल मंडी जगह है, जैसे हीरा मंडी ऐसी दाल मंडी उस समय पे नाम, तो दाल मंडी का जो घर था इन्हें छोड़ना पड़ा था। तो जद्दन बाई का भी नाम जो है स्वतंत्रता आंदोलन में दिखता है। इन्होंने भी अपनी भरपूर रूप से भूमिका निभाई थी, लेकिन इन्हें उस तरीके से इतिहास में जगह नहीं मिल पाई। एक नाम है गौहर जान। गौहर जान बड़ी प्रसिद्ध हुई थी, ये जो है तवाइफ थी। जो पहला गाना रिकॉर्ड किया गया था इनका, जब रिकॉर्डिंग का भारत में रिकॉर्डिंग आई, तो गाने जब रिकॉर्डिंग करने की बात आई तो इन्हीं का पहला गाना जो है रिकॉर्ड किया गया था 1900 के दशक में। और जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो इन्हें अपार सफलता मिली, भरपूर। अब एक एक महफिल का बहुत बहुत पैसा लिया करती थी ये जो है, तो इनको अच्छा खासा पैसा मिलता था। तो इसलिए गांधी जी ने इससे आग्रह किया था, संपर्क किया था गांधी जी ने इनसे, और आग्रह किया था कि स्वराज कोष में राशि जमा कराने के लिए आप एक स्पेशल जो है महफिल सजाइए। तो देख रहे हो इनकी अहमियत को, कि गांधी जहां पहले तवाइफों को नैतिक रूप से पतित बता रहे हैं, अब जो है उन्हीं तवाइफों में से एक तवाइफ गौहर जान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साहब जो स्वतंत्रता कोष है, स्वराज कोष है, उसमें राशि जमा कराने के लिए आप स्पेशल जो है एक महफिल करिए, और उसमें जो पैसा आए उस पैसे को जो है स्वराज कोष में जमा कराइए। हालांकि ये राजी हो जाती हैं इस बात पे, और उनसे गांधी जी से कहती हैं कि अगर आप उस महफिल में आएंगे तो मैं ये महफिल करूंगी। तो गांधी जी ने आश्वासन दे देते हैं कि हाँ ठीक है, मैं उस महफिल में आऊंगा और आप महफिल सजाइए। तो कलकत्ता में ये महफिल सजाती है, लेकिन गांधी जी नहीं जाते हैं। तो गांधी जी नहीं जाते हैं, तो उस महफिल में जो है इनकी उस दौर में 24,000 रुपए इकट्ठे हुए थे। तो चूंकि गांधी जी इस महफिल में आए नहीं है वादे के मुताबिक, तो ये नाराज हो जाती हैं। तो नाराज हो जाती है, तो नाराज होने के बावजूद भी ये 12,000 रुपए भेजती हैं। 24,000 में से 12,000 रुपए स्वराज कोष में भेजती हैं। कांग्रेस के सत्र में अब चूंकि भद्र महिलाएं जो थी उस समय की कथित तौर पर, तो वो इन्हें जो है इनकी उपस्थिति को अच्छा नहीं मानती थी। इन्हें निचली नजर से देखा ही जाता। जब गांधी पद नैतिक रूप से पतित बता रहे हैं, तो आम लोग तो और ही ज्यादा रूप से बताएंगे। तो आम महिलाएं थी, तो उनका शामिल होना, तवाइफों का शामिल होना उन बैठकों में वो अच्छा नहीं मानती थी। तो गौहर जान जब एक कांग्रेस का एक सत्र हो रहा था, उस सत्र में गौहर जान शामिल होती हैं, तो वहां की भद्र महिलाएं थी, उनको पसंद नहीं आया। वो इस पे आपत्ति जताती हैं, और आपत्ति जताती हैं तो इस आपत्ति के चलते इनसे बाहर ही रहने के लिए कहा जाता है कि आप बाहर ही बैठिए। ये भी अपने आप में एक अपमान है। इतनी प्रसिद्ध थी उस दौर की जो है, इनके रिकॉर्ड जो है पूरे देश में फैल चुके थे गाने जो है, इसके बावजूद भी इन्हें कांग्रेस के सत्र में अंदर नहीं एंट्री मिल रही है, बाहर बैठा दिया जा रहा है। तो इन्हें दोहरे रूप से लड़ना पड़ रहा था, अपनों से भी लड़ना था और बाहरी लोगों से भी लड़ना था, यानी कि अंग्रेजों से भी लड़ना था और इधर अपने सम्मान के प्रति भी लड़ना था। तो इन्हें बाहर बैठा दिया जाता है। ऐसे ही एक किराना घराना था। किराने घराने की एक मशहूर गायिका थी गंगूबाई हंगल। उन गंगूबाई हंगल को 1924 के बेलगाम अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो बेलगाम अधिवेशन में जब ये गई थी, तो इसमें गांधी जी भी आए थे। ये पता ही, जब आप पता होगा तो आप कमेंट करेंगे तो पता ही है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसमें इनसे अलग खाना खाने के लिए कहा गया था। तो यहां पर भी इन पे भेदभाव हो रहा था। समाज में तो इनके भेदभाव होता था, जब समाज में भेदभाव हो रहा है तो वह ऐसी जगहों पर भी सामने आएगा नजर। तो जब वहां इन्हें सम्मान नहीं मिला, तो इन्हें इतिहास की किताबों में भी उस तरीके का सम्मान नहीं मिल सका, उनका नाम नहीं शामिल किया गया। 1857 में एक नाम आप अक्सर सुनते होंगे, बेगम हजरत महल का। तो 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल जो थे, बेगम हजरत महल, तो बेगम हजरत महल का नाम खूब सुनते होंगे आप 1857 की क्रांति में, जब भी पढ़ेंगे तो इनका नाम आता ही आता है। तो ये भी माना जाता है, ये भी एक तवाइफ थी। तो कितना बड़ा योगदान दिया था बेगम हजरत महल ने। ठीक है, बात कर लेते हैं कि निष्कर्ष क्या है। तो साहब, अब तक हमने जितना भी पढ़ा उससे आपको समझ में आ गया होगा इन्होंने कितना अपना योगदान दिया था, इनका योगदान कितना महत्वपूर्ण था।
ये जब जो गुप्त सूचनाएं दे रही हैं या जासूसी जो पहले ही बता दे रही हैं कि आगे अंग्रेजों की रणनीति क्या होगी, क्रांतिकारियों को कहाँ घेरने की तैयारी है या किस क्रांतिकारी को मारने की तैयारी है, तो वो इन्हें पहले ही बता दे रही हैं, तो क्रांतिकारी उसी तरीके से अपनी रणनीति बना रहे हैं। तो जो आजादी का जो संग्राम था, स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें तवायफों का योगदान महत्वपूर्ण दिखता है हमें। लेकिन इनके जितना भी इन्होंने प्रयास किया, इन्होंने इतना भी समर्थन किया अपना आंदोलन में, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे पैसे से हो, चाहे पर्दे के आगे रह करके हो, चाहे पर्दे के पीछे रह करके हो, जो भी इन्होंने समर्थन किया, प्रयास किया, लेकिन उनके उस प्रयास को व्यापक रूप से समर्थन नहीं मिल सका। जैसा कि गांधी जी ने इनके समर्थन को स्वयं स्वीकार नहीं किया था शुरू में। ठीक है, देश की जो महत्वपूर्ण अवधि थी उस टाइम पे, गुलाम और फिर जो है आंदोलन की लड़ाई, उस महत्वपूर्ण अवधि में इन्होंने सेनानियों को धन, समर्थन और प्रेरणा देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी योगदान को स्वतंत्रता की लड़ाई के इतिहास में नहीं शामिल किया गया, बल्कि पर्दे पर ढकेल दिया गया। वो केवल स्थानीय कहानियों में ही सीमित रह गई, स्थानीय श्रुतियों में ही सीमित रह गई, किताबों में नहीं आ सकी उनकी कहानी। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? इनके योगदान को पहचानना चाहिए। जो भी इतिहासकार हैं उनके योगदान को पहचाने और इतिहास को पहचान कर इनके योगदान को, इनको जगह दे, इतिहास में इनके सम्मान पूर्वक जगह देनी चाहिए। और हमें माफी भी मांगनी चाहिए कि हमने जो है इनके योगदान को वो सम्मान नहीं दिया, वो जगह नहीं दी। तो इनके बात वास्तविक महत्व को समझकर हमें साझा इतिहास और संस्कृति में इनके योगदान की सराहना करनी चाहिए, जगह देनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम आगे एक और किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।